फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है डोंट कम होम। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 6 को। बाकी एपिसोड के वीडियो प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने बाकी एपिसोड के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 5 खत्म हुआ था और हम देखते हैं नत्थी वरी के सर पर बंदूक से वार करता है और वरी वहीं बेहोश हो जाती है। तो नत्थी वरी को लाकर दोबारा उसी शीशे के केबिन में बंद कर देता है और वहीं दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर फा को देखते हैं और उसके पास सब इंस्पेक्टर जॉन का कॉल आता है और उसको बताता है कि जो गन आपने हमें दिया था वो तो वरी के हस्बैंड के नाम से रजिस्टर्ड है और इसका रजिस्ट्रेशन सन 2006 में हुआ था। अब इंस्पेक्टर फा अपने फादर से मिलने जाती है क्योंकि उसके फादर ने ही 1992 में उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था और केस फाइल अपने फादर को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या आपको ये केस याद है। तो बोलता है हाँ, ये घर जंगल के बीचों बीच में है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस घर के मालिक इस घर को छोड़कर उसी समय बैंकॉक चले गए थे। तो फा बोलती है हाँ, उनका एक नौकर है जो उस घर की देखभाल करता है। तो फा अपने फादर से पूछती है कि आखिर इस औरत की मौत कैसे हुई और ये औरत थी कौन। तो बोलता है मुझे नहीं पता ये औरत कौन थी, हो सकता है कोई पागल हो, क्योंकि इसके मरने के बाद मैंने पता करने की कोशिश की कि ये है कौन, लेकिन मुझे इस औरत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और बोलता है इसने उस घर के मालकिन पर हमला किया था और हाथापाई के दौरान इसकी मौत हो गई। तो फा पूछती है कि क्या आपने उस औरत के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। तो उसका फादर बोलता है आखिर मैं पता कैसे करता, ना तो उसके पास कोई पेपर था और ना ही आईडी, उसके हाथ में बस एक गन थी। तो फा अपने फादर को उस गन का फोटो दिखाती है तो बोलता है हाँ, ये बिल्कुल वही गन है। तो फा बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस गन का रजिस्ट्रेशन 2006 में हुआ था। फा बोलती है कहीं आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया। तो उसके फादर बोलते हैं पागल हो गई हो क्या, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो फा बोलती है इसके अलावा कुछ और आप इस केस के बारे में बता सकते हैं क्या। तो फा के फादर बोलते हैं उस औरत के हाथ में एक पर्ची थी जिसपे कुछ नंबर लिखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता उन नंबर का मतलब क्या था। और फा अपने पुलिस स्टेशन वापस आ जाती है और अपनी टीम के साथ डिस्कस करती है, लेकिन सबका सवाल एक ही था कि जब गन 2006 में रजिस्टर हुई तो सेम गन 1992 के उस सबूतों के बॉक्स में कैसे पहुंची। तभी फा को याद आता है कि कल जब वरी ने उसे कॉल किया था तो उसने बताया था उसके पास भी एक गन है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नथी वो गन रोज को देता है और उससे बोलता है इसे आप रख लीजिए, मुझे इसे चलाना नहीं आता। तो रोज बोलती है तुम इसे अपने पास रखो, अगर अगली बार इसने कुछ भी गड़बड़ किया तो इसे जान से मार देना। अब जब दोबारा वरी को होश आता है तो नत्थी से पूछती है आखिर मेरी गलती क्या है, तुम लोगों ने मुझे इस तरह बंद क्यों कर रखा है। तो नत्थी बोलता है तुमने मेरी गाड़ी पलट दी और मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारी गलती क्या है। तो वरी बोलती है तुम मुझे मारने वाले थे और इसलिए मैंने ऐसा किया। तो नत्थी बोलता है किसने कहा, मैं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। तभी वरी उससे पूछती है अच्छा एक बात बताओ, अभी एक कौन सा सन है, 1992 ना। तो नथी बोलता है हाँ बिल्कुल ये 1992 ही है। तो वरी उसको बताती है कि मैं भविष्य से आई हूँ और मैं तुम्हारे मालकिन की ही बेटी वरी हूँ। तो बोलता है चुप रह, बकवास मत कर, वरी को मरे तो काफी समय हो गया। उसकी बात सुनकर वरी शॉक रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि जब वरी का एक्सीडेंट में मौत हो गया था तो वो कौन है। वही दूसरी तरफ हम फा को देखते हैं, वो योन के साथ उस केस से रिलेटेड फोटोग्राफ्स को डैशबोर्ड पर लगाते हैं। तो योन पूछता है कि आखिर आपको इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों केस आपस में कहीं भी कनेक्टेड हैं। तो फा बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों घटनाएं एक ही घर में हुई हैं। तो वान पूछता है कि आखिर आपके फादर ने क्या बोला। तो फा बोलती है वो किसी काम के नहीं है। तो यान बोलता है अब उनकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में सारी बातें याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी वरी को याद आता है कि उसके फादर ने बोला था उस औरत के हाथ में एक पर्ची मिली थी और जिसपे कुछ नंबर लिखे हुए थे। और जब फा केस फाइल देखती है तो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। तो यौन बोलता है आखिर हुआ क्या। वो बोलती है वरी अभी उसी घर में है। तो यौन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हमने घर का कोना कोना ढूंढा था लेकिन हमें वरी वहाँ नहीं मिली। तो फा बोलती है वो उसी घर
में है लेकिन समय दूसरा है। ये बात यान को नहीं समझ आती, लेकिन फा वहाँ से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं वरी बार बार शोर मचा रही थी और बोल रही थी मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। तो नथी बोलता है कौन सी बच्ची? तो वरी बोलती है जो तुम्हारे मालकिन के पास है वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी मुझे चाहिए। अब वरी के बार बार शोर मचाने से परेशान होकर नथी बेसमेंट का दरवाजा बंद करके बाहर चेयर लगा के बैठ जाता है। तभी वहाँ रोज आ जाती है और उससे बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नीचे होना चाहिए। तो नथी बोलता है वो बार बार अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है और बोल रही है जो आपके पास बच्ची है वो उसकी है। तो रोज बोलती है तुम एक पागल की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ये मेरी बच्ची है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वरी का हस्बैंड कर्नल और सुपरिटेंडेंट दोनों ऑफिस में आते हैं और योन से पूछते हैं कि इंस्पेक्टर फा कहाँ है। तो योन बोलता है मुझे नहीं पता सर। वही कर्नल की नजर डैशबोर्ड पर जाती है और पूछता है क्या किसी की मौत हो गई है। तो योन बोलता है हाँ ये 30 साल पुराना केस है। तो कर्नल बोलता है तो तुम लोग 30 साल पुराने केस पर काम कर रहे हो। तो योन बोलता है हमें लगता है ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये मौत भी उसी घर में हुई थी जिस घर से आपकी वाइफ और बेटी गायब हुई हैं। तो कर्नल बोलता है मुझे उस घर में ले चलो। और इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर फा वरी के घर पर जाती है और अपने केस फाइल के फोटोग्राफ्स वहाँ की जगहों से मैच करती है। तभी वो देखती है बाहर बिजली चमकती है और घर की लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं और सीन शिफ्ट होकर 1992 में चला जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं वैसे ही लाइट फ्लिकर हो रही थी। वरी बेसमेंट में चिल्ला रही थी और बार बार एक ही बात बोलती है मुझे मेरी बेटी दे दो। तभी वरी को उस शीशे के चेम्बर में एक छोटा सा पत्थर मिलता है और वरी उस पत्थर से बार बार शीशे पे वार करती है तो शीशा एक जगह से टूटने लगता है। अब वरी जोर से धक्का मारती है, शीशा टूट जाता है, वो बाहर आकर गिरती है, लेकिन वरी चोटिल हो जाती है और शीशा टूटने की आवाज सुनकर नथी भी अब बेसमेंट में आ जाता है। वो गन निकाल कर वरी पे पॉइंट करता है, लेकिन तब तक वरी एक कांच का टुकड़ा उठाती है और नथी पे हमला करती है और वो कांच का टुकड़ा उसके आंखों में घुसा देती है। नथी दर्द से चिल्लाता है और तभी वरी को याद आता है ये तो नथी चाचा है और इसकी आंख मेरी वजह से ही खराब हुई थी। अब वरी गन को उठाती है और बेसमेंट से बाहर आती है और मिन के कमरे में जाती है। वो देखती है मिन सो रही होती है। इससे पहले वरी मिन से बातें करती, तभी वहाँ रोज आ जाती है और वरी को खींचकर बाहर लाती है और उससे बोलती है तू मेरे बेटी को मारने आई है। तो वरी बोलती है मैं आपकी बेटी हूँ माँ, वो आपकी नातिन है, वो मेरी बेटी है। तो रोज बोलती है पहले तो तुम मुझे माँ कहना बंद कर। तो वरी बोलती है माँ मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ आई, लेकिन मैं और मेरी बेटी दोनों भविष्य से यहाँ आए हैं। लेकिन रोज उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और रोज बोलती है मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दे सकती। और वरी रोज को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन रोज उसे धक्का देती है और वरी ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं ऊपर लटके हुए झूमर में आग लग जाती है। झूमर वरी के चेहरे पर गिरता है और उसका चेहरा जल जाता है और इस तरह वरी एक दर्दनाक मौत मारी जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं फा उस केस फाइल में लगे उस पर्ची को भी देखती है जिस पर कुछ नंबर लिखा होता है। एक्चुअली वो नंबर फा का मोबाइल नंबर होता है जो उसने कुछ दिन पहले ही वरी को दिया था। और जब वरी 1992 में मरी तो उसके साथ में वो पर्ची उसके हाथ में ही थी। और तभी वहाँ कैप्टन और कर्नल आ जाते हैं और कर्नल को देखकर फा अपना कंट्रोल खो बैठती है। वो कर्नल के ऊपर हमला कर देती है और कर्नल के चेहरे पे 4-5 घूंसे जड़ देती है और उससे बोलती है तू कमजोरों पर ही हाथ उठा सकता है और तेरी वजह से वरी दर्दनाक मौत मारी गई। तो कर्नल बोलता है मैं तुम्हें देख लूंगा। और वहीं फा का सीनियर बोलता है कि जो तुमने किया है अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तो फा बोलती है तुम्हारी मदद चाहिए किसको, तुम अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो, औरतों की रक्षा करने की कस्में खाते हो, तो क्या ऐसे करते हैं औरतों की रक्षा। फा का सीधा मतलब था अगर वरी का हस्बैंड उसके साथ मारपीट नहीं करता तो वरी को अपनी बच्ची को लेकर इस घर में आना ही नहीं पड़ता और ना तो इस घर में आती और ना ही उसकी दर्दनाक मौत होती। अब फा वहाँ से चली जाती है। सब इंस्पेक्टर वॉन उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन फा उसे रोक देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फा एक बच्चे को जन्म देती है। जब मेडिकल स्टाफ फा से बच्चे के फादर का नाम पूछते हैं तो बोलती है फॉर्म में सिर्फ माँ का नाम रखना, फादर का नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं फा इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही होती है।
तो यॉन उससे मिलने आता है और बोलता है कि डीएनए की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन बड़ा अजीब है, हमने 3 सैंपल लैब में भेजे थे और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तीनों सैंपल एक ही आदमी के हैं। वरी, उसकी बेटी मिन और वो औरत जो 1992 में मारी गई, तीनों का डीएनए एक ही है। तो यॉन फा से पूछता है, आपको आश्चर्य नहीं हुआ ये रिपोर्ट देखकर? तो फा बोलती है, हो सकता है लैब वालों से कुछ गलती हो गई हो और जो हो चुका है उसे हम बदल भी तो नहीं सकते, क्योंकि फा को पता था कि क्या हुआ था वरी के साथ में। अब फा जाने वाली थी तो वान बोलता है, कभी भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तो फा बोलती है, ये तुम्हारा ऑर्डर है क्या? तो वान बोलता है, काश मैं तुम्हें ऑर्डर दे पाता। वान बोलता है, जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगा। तो फा बोलती है, तुम्हें मुजरिमों के पीछे जाना चाहिए और मैं ठीक हूँ। अब फा वहाँ से चली जाती है। ऐसे तो इंस्पेक्टर फा ने इस केस को उसी दिन सॉल्व कर दिया था जिस दिन रात में वो वरी के घर गई थी, लेकिन वो इस केस के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि लोग उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं वरी की मौत के बाद रोज मिन को लेकर एक डॉक्टर से मिलती है। तो डॉक्टर बोलता है बच्ची को कोई गहरा सदमा लगा है और जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी बातें भूल चुकी है। अब रोज घर जाती है और अपने लैब का सारा सेटअप तोड़ देती है क्योंकि उसे विश्वास हो चुका था कि उसकी मरी हुई बेटी वरी और उसका हस्बैंड अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब वो मिन को ही अपनी बेटी का नाम वरी दे देती है और बोलती है, आज से तुम्हारा नाम वरी रहेगा। और रोज अब इस घर को छोड़कर बैंकॉक में शिफ्ट होने का फैसला करती है क्योंकि इस घर के साथ बहुत सी बुरी यादें जुड़ी हुई थी। जब वो घर छोड़कर जा रही होती है तो हम देखते हैं घर के विंडो पर वरी की आत्मा खड़ी होती है और यही ब्लैक शैडो है जिसे मिन बार बार देखा करती थी, लेकिन कभी भी उस ब्लैक शैडो ने मिन का नुकसान नहीं किया। और अब समय बीतता है और रोज दिखती है जब वरी बड़ी होती है, बिल्कुल उस वरी की तरह दिखती है जो सालों पहले उसके घर में मारी जा चुकी थी। और रोज जब भी उसे देखती है तो उसे पिछली बातें याद आती हैं और ये सोचकर रोती है कि उसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया था। वो बार बार कहती रही कि वो उसकी माँ है, लेकिन उसने कभी भी उसकी बात को माना ही नहीं। और दूसरी तरफ वरी की शादी उस कर्नल से हो जाती है और हम देखते हैं धीरे धीरे रोज की मानसिक स्थिति अब खराब होती जा रही थी क्योंकि रोज हर बार यही सोचती थी कि उसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। और कुछ साल बाद रोज की मौत हो जाती है और अब समय बीतता है। हम देखते हैं कर्नल अक्सर वरी की पिटाई करता था और कुछ महीनों बाद वरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन कर्नल की मारपीट अभी भी जारी रहती है। वरी तो एक दिन शाम को अपनी बेटी को बोलती है कि चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, और जब मिन छुप जाती है तो वरी अपने बैग में कुछ कपड़े और कुछ पैसे रखती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और उसको बोलता है, कहाँ जा रही हो? वो उसे रोकना चाहता था तो वरी उसको डराने के लिए गोली चलाती है और वो गोली सामने के दरवाजे पर लगती है और हम देखते हैं उस अलमीरा के अंदर मिन बैठी होती है, लेकिन वो सुरक्षित होती है। और फिर वरी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह एक टाइम ट्रेवल वेब सीरीज नहीं थी। इस सीरीज में उस घर के अंदर ही एक पोर्टल बनता है जो कि तभी काम करता है जब वो मशीन ऑन होती है और उस दौरान जो भी उसके संपर्क में आता है वो पास्ट में चला जाता है। और यही वजह थी कि मिन पहले पास्ट में जाती है और फिर प्रेजेंट टाइम में उसी घर में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली ऐसे सीरीज के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स for watching.